संविधान संसद भाग 2 एक्सेसिबल विजन सोसाइटी यूट्यूब चैनल अभिषेक यादव की प्रस्तुति। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। खंड 1 राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। खंड 2 राष्ट्रपति संसद में उस लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश पर विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। खंड 1 राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। खंड 2 प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है। यह भाषण मेरी सरकार से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के जवाब में संसद धन्यवाद प्रस्ताव देती है। ये दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित किया जाता है, जबकि राज्यों में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य सचिवालय तैयार करता है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में
और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होता है। अर्थात महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकेगा, जबकि मंत्री जिस सदन का है उसमें अपना मतदान कर सकेगा। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन अर्थात सर्वे सर्वा होता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना निर्णायक मत देते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं, किंतु वह उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति को चुनती है। अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा के 6 वरिष्ठ सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य क यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ख किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और ग राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड गा के प्रयोजनों के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस आशय की 14 दिन पहले ही सूचना ना दे दी गई हो। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या
अन्य व्यक्ति की शक्ति। एक, जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 2. राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 1. राज्यसभा की किसी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं। 2. जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत
देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन सदस्य होता है और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें उनके पद से हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के 50 अनुमोदकों के साथ लोकसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। प्रोटेन स्पीकर। प्रोटेन स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में सबसे वरिष्ठ नेता होता है। ये लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ये लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराता है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक सामान्य लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही ले चुके होते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो प्रोटेन स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 84 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य का यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ख किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और ग लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिनों की सूचना न दे दी गई हो। 50 अनुमोदक हो, 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाना हो
परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 1. जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 2. लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रियाओं के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 1. लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। 2. जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। लोकसभा की
कार्यवाहियों को, बैठकों को नियंत्रित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 109 के तहत। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसद के सदस्यों को अनुमति लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करते हैं, जबकि मंत्रियों को विदेश जाने की अनुमति राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। यदि कोई संसदीय सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाती है। गणपूर्ति 1/10 सीटें के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा अध्यक्ष स्थगित कर देते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं, किंतु पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देते हैं। अनुशासनहीनता करने पर संसदीय सदस्यों को निलंबित कर देते हैं। दल बदल के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष संसदीय सदस्यों की सदस्यता रद्द कर देते हैं, जबकि अन्य मामलों में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। अनुच्छेद 97 उपसभापति और सभापति तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। कैबिनेट सचिव संसदीय सचिवालय का प्रमुख होता है। नीतियों का मसौदा सचिवालय तैयार करता है। अनुच्छेद 99 संसदीय सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 1. इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण
अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। 2. संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी। 3. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। 4. यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को जब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है, अर्थात लोकसभा के 1/10 अर्थात 10% कुल 54 सदस्यों से गणपूर्ति होती है। जस्टिस वर्मा कमेटी के सिफारिश पर 16 वर्ष की आयु का बच्चा अगर बलात्कार करता है तो वह जघन्य अपराधी माना जाता है और गैंग रेप पर फांसी दी जाएगी। अनुच्छेद 101 से लेकर अनुच्छेद 104 तक संसदीय सदस्यों की निर्भरताएं दी गई है। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 1. इस संविधान के उपबंधों के और
संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक्य स्वतंत्र होगा। इसमें कहा गया है कि संसद में कोई व्यक्ति जिसको संसद में बोलने का अधिकार है, वह संसद में कुछ भी बोलता है तो इस आधार पर उस व्यक्ति पर न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 1. धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकेगा। 2. अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। 3. संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। 4. राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। 5. कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन 3 दशाओं में राष्ट्रपति द्वारा आहूत अर्थात बुलाया किया जाता है। 1. दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार्य कर दिया गया है। 2. विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं
3. दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हैं। लोकसभा के 545 सदस्य प्लस राज्यसभा के 245 सदस्य संयुक्त अधिवेशन के दौरान कुल 790 होते हैं। अतः 790 का आधा से एक अधिक बहुमत विधेयक पारित करने हेतु अनिवार्य होता है। अतः 296 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। अतः संख्या बल के कारण व अध्यक्ष के निर्णायक मत के कारण लोकसभा संयुक्त अधिवेशन में भारी पड़ जाती है। 3 दशाओं में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। 1. राष्ट्रपति के महाभियोग विधेयकों पर या महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं में। 2. धन विधेयक पर। 3. संविधान संशोधन विधेयक पर। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किए गए हैं। 1. 1961 में दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु। 2. 1978 में बैंकिंग सुधार हेतु। 3. 2001 में पोटा अधिनियम हेतु। 4. 2008 में महिला अधिवेशन हेतु। किंतु ये विधेयक पारित नहीं है। 4 नंबर वाला। अतः इस संयुक्त अधिवेशन को रद्द कर दिया गया था। प्रारंभ के 3 संयुक्त अधिवेशनों के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा सीएजी को संसद का संयुक्त रूप से अधिकारी माना जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अतः राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा दिया गया सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, किंतु
इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक के अंतर्गत किसी कर को बढ़ाने, घटाने या समाप्त करने वाला विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है, किंतु नया कर अधिरोपित करना अनुच्छेद 265 के अधीन आता है। सरकार द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। जुर्माना, लाइसेंस फीस, स्थानीय कर धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं। धन विधेयक का मुख्य उद्देश्य धन के आने से होता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। धन व कुछ वित्त विधेयकों को छोड़कर किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। 1. अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयकों को रद्द कर देते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। 2. निलंबकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। 3. जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर ना ही हस्ताक्षर करते हैं और ना ही हस्ताक्षर करने से मना करते हैं। उदाहरण के लिए डाक संशोधन विधेयक यानी जेल सिंह। यूएसए में जब राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो के तहत विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो उस विधेयक को पहले से अधिक बहुमत से पारित करके भेजा जाता है, जिसे राष्ट्रपति का क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। धन्यवाद। समाप्त।